वेलकम टू पायलट क्लासेस। चलिए आज से हम लोग हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। हम लोग अभी तक 600 से ऊपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग करते चलते हैं। आपका रिविजन्स चल रहा है। तो कहते हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे कि विडंबना का स्वरूप क्या है, ये आपका प्रश्न है। तो उत्तर लिखेंगे लेखक जातिवाद के पोषकों की विडंबना की बात करते हैं। और विडंबना का स्वरूप यह है कि हमारे देश में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बल्कि इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि ये तो श्रम विभाजन है, जबकि यह श्रमिक विभाजन है। चलिए आगे आपका अगला है कि जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, जो आधुनिक सभ्य समाज की कार्यकुशलता के लिए आवश्यक माना जाता गया है। तीसरा प्रश्न आपका आता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो उत्तर आप लिखेंगे कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां श्रमिक विभाजन है, क्योंकि इससे समाज में रहने वाले लोगों के बीच ऊंच नीच, छुआछूत की भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है और विवादों की संभावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो आप लिखेंगे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण दोषपूर्ण पेशे के कारण बनी हुई है, क्योंकि यह पेशा पैतृक पेशे पर आधारित होती है, जिसमें लोगों को एक ही पेशे में बांध दिया जाता है, चाहे वह उस काम के योग्य हो या ना हो, या उससे उसके परिवार का पालन पोषण हो या ना हो। इससे समाज को कोई मतलब नहीं रहता और ना ही समाज उसे अन्य दूसरे काम को करने की अनुमति ही देता था। इसलिए क्या है कि जाति प्रथा बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो हम लिखेंगे दोस्तों कि लेखक ने पाठ में आर्थिक पहलुओं से, किस पहलुओं से, आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर उसे निष्क्रिय बना देता है। अगला है दोस्तों कि 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता यह है कि जिस प्रकार सांप के मुंह में 2 विष के दांत होते हैं, जिसके कारण वह विषैला होता है, लेकिन अगर दोनों दांत तोड़ दिए जाते हैं तो वह विषहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कासू विषैले सांप की तरह दूसरों पर रोब जमाता तथा किसी की भी पिटाई कर देता था, लेकिन मदन के द्वारा कासू के 2 दांत तोड़े जाने के बाद वह मानो सांप की तरह विषहीन हो गया, अर्थात दूसरों पर रोब जमाना तथा पिटाई करना ही बंद कर दिया। अगला है कि कासू यानी खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा अपने जीवन तथा घर के नियमों में अपवाद था, क्योंकि उसके लिए घर में कोई नियम नहीं था। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण बाल हठ के कारण लट्टू का खेल था, और इस प्रसंग के द्वारा लेखक यही दिखाना चाहता है कि बच्चे भी बड़ों के जैसा अपने स्वार्थ की पूर्ति तथा प्रतिशोध के कारण आपस में झगड़ पड़ते हैं। आगे दोस्तों कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांवों में हो सकते हैं, क्योंकि भारत के गांवों में ही भारतीय संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन तथा प्राकृतिक हरियाली से संपन्न प्राकृतिक सौंदर्यता देखने को मिलती है। अगला है दोस्तों कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। तो भारत के साथ यूरोप में व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने हाथी के दांत,
चंदन की लकड़ी, मोर, बंदर आदि दिखाए हैं। भारत ही केवल इन वस्तुओं का निर्यात कर सकता था और यूरोप में इसका व्यापार होता था। अगला है दोस्तों कि मैक्स मुलर ने संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। तो मैक्स मुलर ने संस्कृति की पहली विशेषता यह बताए हैं कि मतलब यहाँ संस्कृत होना चाहिए, तो संस्कृत की पहली विशेषता यह बताएं कि यह ग्रीक भाषा से भी सबसे पुरानी भाषा है। और दूसरी विशेषता यह है कि यह अन्य भाषाओं के शब्दार्थों की जानकारी से में सहायता करती है। इसका महत्व यह है कि यह हमारी देश की संस्कृति, सभ्यता तथा अनेक भाषाओं को जानने में मदद करती है। उदाहरण स्वरूप संस्कृत में चूहा को मूस, ग्रीक में मूस और लैटिन में भी मूस ही कहा जाता है। आगे धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो धर्मों की दृष्टि से भारत का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। यह बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है तथा पारसियों के जरथ्रुंस की शरणास्थल भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो लेखक वास्तविक इतिहास भारत के इतिहास को मानता है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा इतिहास है जो अनेक राज्यों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी बेटी द्वारा उपस्थित हुआ, क्योंकि उनकी बेटी ने सर्वप्रथम यह प्रश्न पूछी थी। अगला है दोस्तों कि बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो हम कहेंगे दोस्तों कि बढ़ते नाखून प्रकृति मनुष्य को यही याद दिलाती है कि आज से लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य भी पशुओं की तरह नख दंतावली था तथा नखों से अपने प्रतिद्वंदियों का सामना करता था। अगला है दोस्तों कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों कि मनुष्य बार बार नाखून को काटता है क्योंकि अब वह पशुता की भावना को त्याग कर मानवता की ओर प्रवेश कर चुका है तथा मनुष्य के पास नाखून में से अत्यंत घातक हथियार आ चुके हैं। अगला है दोस्तों कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इसका क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, अर्थात अनजानी स्मृतियां हैं। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य नख बढ़ाकर पशुता का प्रमाण देता है और नख काटकर मनुष्यता का प्रमाण देता है। अगला है दोस्तों स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक यही बताता है कि जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ तब इसे अंग्रेजों ने इस स्वतंत्रता को इंडिपेंडेंस नाम दिया, जिसका अर्थ अनधीनता अर्थात अपने अधीन रहना होता है, जिसे भारतीय लोगों ने स्व को अपना कर स्वाधीनता में परिवर्तित कर दिया। अगला है दोस्तों सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। तो आप जवाब लिखेंगे दोस्तों कि सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता, किसकी भिन्नता, अर्थ की भिन्नता इस प्रकार प्रतिपादित करता है। मानव अस्त्र शस्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों की बहुलता से सफलता प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन चरितार्थ का अर्थ मित्रता, प्रेम, त्याग की भावना से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है। तो इसका जवाब होगा कि लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता भारतीय चित्र है, जो अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, और यह हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का फल है। अगला है दोस्तों देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता दूसरी सदी के पहले बने
टाइप के द्वारा पुस्तकें छपने के कारण आई। किसके कारण आई? पुस्तक छपने के कारण आई। अगला है दोस्तों, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में निम्न भाषाएं लिखी जाती है: हिंदी, संस्कृत, मगही, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? तो देवनागरी को नंदी नागरी कहते हैं और इस प्रसंग में लेखक ने उसका यही उल्लेख किए हैं कि यह दक्षिण भारत की लिपि है। कहाँ की लिपि है? दक्षिण भारत की लिपि है। और महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव विजयनगर के शासकों के समय में नंदी नगर नादेर की लिपि होने के कारण इसे नंदी नागरी कहलाने लगी है। अगला है दोस्तों, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो नागरी लिपि 8वीं से 11वीं सदी के बीच एक सार्वदेशिक लिपि थी, क्योंकि इस समय तक यह पूरे देश में फैल चुकी थी। आगे दोस्तों, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? तो नागरी को देवनागरी कहते हैं, लेखक इस संबंध में यही बताते हैं कि पटना में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, जिसके कारण नागरी को देवनागरी कहा जा गया। और दूसरे मतानुसार काशी को देवनगर के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण नागरी को देवनागरी कहा गया। अगला है दोस्तों कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है? तो ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आरी लकीरें या ठोस त्रिकोण है, लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों के सिरों पर लंबी लकीरें चौड़ाई के अनुसार होती है। आगे है दोस्तों, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। तो आंसर लिखेंगे हम लोग, जिस समय पहली बार बहादुर को देखा गया उस समय बहादुर की उम्र 12 वर्ष थी। उसका ठिगना, चकैठ शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह था, आधी बाह वाली सफेद कमीज तथा नेकर पहले था, गले में स्कॉट की तरह रुमाल बांधे था और चेहरे पर मुस्कुराहट तथा आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। पूरी तरह। आगे है 28वां, मतलब अगला क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? तो लेखक नौकर के कारण अपने भाई और भाभी को बड़े आराम से खुशहाल जीवन बिताते हुए देख रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी निर्मला दिन भर घर में अकेली काम करने के कारण थक जाती तथा कमजोर होने के कारण हमेशा बीमार रहा करती थी। इसी स्थिति को देखते हुए लेखक को ऐसा लगा कि नौकर रखना जरूरी हो गया था। अगला क्वेश्चन कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? क्या है दोस्तों कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो आंसर लिखेंगे कि बहादुर भैंस की पिटाई के कारण अपने गुस्सैल मां से इतना पिटाया जितना वह भैंस को नहीं मारा होगा, और उसी बेहोशी हालत में छोड़कर उसे कराते हुए घर चली आई थी, जिसके कारण बहादुर को मां से दिल टूट गया और वह घर से भाग गया। अगला है दोस्तों कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों बरा दिया, मतलब उड़ा दिया गया, यहाँ पे उड़ा दिया गया, विचार करें। तो बहादुर के नाम से दिल शब्द लेखक की पत्नी निर्मला ने उड़ा दिया, क्योंकि निर्मला को कमजोरी के कारण दिल बहादुर शब्द पुकारने में काफ़ी कठिनाई होती तथा समय ज़्यादा लगता था। इतना ही नहीं, वह शरीर से भी बहादुर था, इसलिए बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। अगला है दोस्तों, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? तो कहेंगे कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होता है क्योंकि बहादुर के जैसा ईमानदार और कर्मठ नौकर उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, गलत आरोप के कारण भी सबने अपनी मर्यादा खोकर उसे खूब पीटा भी। इन गलतियों के कारण सबको पछतावा हुआ।
अगला है दोस्तों, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? तो निर्मला को बहादुर के चले जाने पर काफ़ी अफसोस हुआ, क्योंकि वह अपनी कमाई के पैसों के साथ साथ सारा सामान भी छोड़ गया था। अगला है दोस्तों, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? तो है दोस्तों, परंपरा का ज्ञान ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर का फकीर नहीं बनाते बल्कि रूढ़ियों तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही एक वर्गहीन शोषण मुक्त सभ्य समाज की रचना करना चाहते हैं। अगला है दोस्तों कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल अधिक स्थायी होते हैं, कैसे? तो है दोस्तों कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी होते हैं। इस पक्ष में लेखक कहते हैं कि अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक कविता सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहल कर देती है। उसी प्रकार जब किसी सामग्री का राजनैतिक मूल्य समाप्त हो जाएगा तो वहाँ के कवि और साहित्यकार और संस्कृति के आकाश में चमकते नजर आएंगे तथा उनका प्रकाश पूर्व की अपेक्षा करोड़ों लोगों को नई दिशाएं देगी। अगला है दोस्तों कि भारत की बहुजातीयता मुख्य संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? तो भारत जातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, क्योंकि यह किसी एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करके कायम नहीं है, बल्कि संस्कृति और इतिहास पर आधारित होती है। आगे है दोस्तों, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? तो आप उत्तर लिखेंगे कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत बहुजातीय होने के बाद भी आपसी एकता और अखंडता में बंधा हुआ है, जिसके कारण यह राष्ट्र है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जो बहुजातीय होने के बाद भी आपसी एकता और अखंडता में नहीं बंधा है, जिसके कारण राष्ट्र नहीं बन पाया। उदाहरण के लिए सोवियत संघ। आगे है कि लखनऊ और रामपुर में से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो इसका जवाब है दोस्तों कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का यही संबंध है कि लखनऊ बिरजू महाराज के जन्म के साथ साथ इनके पिता का भी जन्म स्थल है तथा रामपुर के नवाब के यहाँ इनके पिताजी लगातार 22 वर्षों तक काम किए तथा वहीं से इनकी नृत्य की साधना भी शुरू हुई। आगे दोस्तों, रामपुर की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? तो रामपुर के नवाब बिरजू महाराज के नृत्य से प्रभावित होकर 6 वर्ष की अवस्था में मासिक तनख्वाह पर नियुक्ति कर लिए, जो उनके पिता और माता को मंजूर नहीं था और उनके पिताजी बार बार अपने पुत्र की नौकरी नवाब के यहाँ छूटने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक दिन विरोध कर ही रहे थे कि नवाब पिता और पुत्र दोनों की नौकरी से निकाल दिए और इस प्रसन्नता के कारण हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। आगे दोस्तों, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और उनका संक्षिप्त परिचय दें? तो कहेंगे कि बिरजू महाराज के गुरु कोई और नहीं स्वयं उनके पिताजी थे। उनके पिताजी स्वयं अपने पुत्र से के कमाई का 500 रुपया लेकर अपना शिष्य बनाए थे और इनके पिता का यह कहना था कि ये कोई भी चीज चुरा कर नहीं रखना चाहते हैं। इनके पिताजी कथक नृत्य में काफी निपुण थे। आगे दोस्तों, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? तो बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा अपने पिता के मरने के बाद देनी शुरू की, क्योंकि पिता के मरने के बाद घर की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी और इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। इन्होंने नृत्य की शिक्षा अपने घर से 3 मील की पैदल दूरी तय कर सीताराम
बागला नामक एक अमीर लड़का जो 25-25 रुपये में 2 ट्यूशन देनी शुरू की। आगे है दोस्तों कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय इनके अपने पिता के मरने के बाद आया, क्योंकि इनके पिता के मरते ही घर की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई और इनके पास अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए भी पैसा तक नहीं था। तब इन्होंने 10 दिनों के अंदर 2 प्रोग्राम कर 500 रुपया कमाया और अपने पिता का श्राद्ध किया। अगला है दोस्तों, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज यही बताते हैं कि जब वे 18 वर्ष के हुए तब उनकी माँ घबरा कर इनका विवाह कर दी, जो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सोचते थे कि विवाह होने के बाद इनकी नृत्य की साधना काफ़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अगला है दोस्तों, आबिन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। तो आबिन्यो एक पुराना शहर है जो पोप की राजधानी थी और यह दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है दोस्तों, हर बरस आबिन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। तो हर बरस आबिन्यो में गर्मी के मौसम में रंगमंच समारोह हुआ करता है, क्योंकि फ्रांस और यूरोप वासियों के लिए लोकप्रिय समारोह हुआ करता है। ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग है। तो ला शत्रुज कार्थ्यूसियन संप्रदायों का ईसाई मठ है और यह रोन नदी के दूसरा ओर फ्रांस में अवस्थित है। आजकल इसका उपयोग कला केंद्र के रूप में होता है। आगे दोस्तों, नदी तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि नदी तट पर बैठे हुए लेखक को यही अनुभव होता है कि नदी का जल स्थिर है लेकिन उसका तट बह रहा है। अगला है दोस्तों, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। तो नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से संबंधित एक कविता लिखे थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई मनुष्य कुछ पल के लिए नदी तट पर बैठ जाए तो नदी ही चेहरा हो जाता है। अगला है दोस्तों, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है। तो उत्तर होगा दोस्तों, नदी और कविता में लेखक यही समानता पाता है कि जिस प्रकार से नदी में जल की कमी नहीं है, ठीक उसी प्रकार से कविता में शब्दों की कमी नहीं है। जिस प्रकार से नदी की आभा चेहरे पर पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से कविता की आभा भी चेहरे पर पड़ती है। आगे है दोस्तों, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली से क्यों घुस गए। तो झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली से घर में जल्दी पहुंचने के कारण घुस गए, क्योंकि पतली गली से इनकी घर की दूरी काफ़ी नज़दीक थी तथा वर्षा होने के कारण चारों तरह बाजार में भगदड़ मची हुई थी। अगला है दोस्तों, मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी। तो उत्तर लिखेंगे कि मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा इनके साथ खेलने की थी। बच्चे मछलियों को कुआं में डाल देना चाहते थे और अपनी इच्छा अनुसार उसे कुआं से बाल्टी के द्वारा निकालकर खेलना चाहते थे। आगे है दोस्तों कि मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी और बच्चों ने उसकी परख कैसे की। तो मछली के बारे में दीदी ने यही जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली के आँखों में कोई परछाई नहीं बनती, लेकिन जीवित मछली के आँखों में परछाई बनती है। बच्चों की इसकी परख मछली के आँखों में अपनी परछाई देखकर की। अगला है दोस्तों, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। तो मछली और दीदी में यही समानता दिखलाई पड़ी कि जिस प्रकार से मछली जल से निकलने के बाद अपने प्राणों के लिए छटपटाती है, ठीक उसी प्रकार से दीदी मछली के काटने जाने के कारण उसके दुखों से छटपटाती है।
आगे है दोस्तों, संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है? तो संतु के विरोध का यही अभिप्राय है कि संतु हर हाल में मछली के प्राणों की रक्षा करना चाहता था और इसीलिए संतु भग्गू से मछली लेकर कुआं में डालना चाहता था। अगला है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? तो डुमराव की महत्ता बिस्मिल्लाह खां के शहनाई से है, क्योंकि भारत रत्न से पुरस्कृत शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में ही हुआ था। आगे है दोस्तों, सुशीरबाद किन्हें कहते हैं और शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो इसका आंसर होगा कि मुंह से फूंक कर बजाई जाने वाले बाध को सुशीरबाद कहते हैं और शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति अरब देश से हुई, क्योंकि अरब देश में मुंह से फूंक कर बजाई जाने वाली बाध को सुशीरबाद कहते हैं, जिसमें नारी या नरकट होता है, जिसे रीढ़ होता है, जिसे नय कहा जाता है और शहनाई की शहनाई में परिवर्तित हो गई। आगे है दोस्तों, मुहर्रम पर्व में बिस्मिल्लाह खां के जुराब का परिचय पठित पाठ के आधार पर दें। तो इसका जवाब होगा दोस्तों, मुहर्रम पर्व में बिस्मिल्लाह खां के जुराब का काफ़ी परिचय है। मुहर्रम का पर्व मुसलमानों के लिए गर्व का पर्व है, जिसमें 10 दिनों तक किसी के यहाँ कोई शुभ कार्य गायन वादन की अनुमति नहीं होती, लेकिन बिस्मिल्लाह खां को 8वें दिन ही शहनाई बजाने की अनुमति मिल जाती थी। वे दाल मंडी से फातमान तक 8 किलोमीटर 8 की पैदल दूरी रोते हुए तय कर नौहा बजाया करते थे। अगला है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे और इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां सजदे में अपने सुर के लिए गिड़गिड़ाते थे। इससे उनके इस व्यक्तित्व का पता चलता है कि उनके मन में कभी घमंड की भावना उत्पन्न नहीं हुआ और न ही अपने आप को निपुण माने, बल्कि रियाजी चेला बनकर 80 वर्षों तक रियाज करते और नमाज के 5 वक्त सूर्य के लिए गिड़गिड़ाते रहे। अगला दोस्तों, संगीतमय कचौरी का आप क्या अर्थ समझते हैं? तो संगीतमय कचौरी का हम यही अर्थ समझते हैं कि जब गर्म तेल या घी में कचौरी छानी जाती है तब उसमें छन छन की मधुर ध्वनि निकलती है, जिसे बिस्मिल्लाह खां ने संगीतमय कचौरी कहा है। अगला है दोस्तों कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो आप जवाब लिखें, गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते हैं, क्योंकि इससे आत्मा, सत्य और प्रेम की शक्तियों को पहचाना जा सकता है। अगला है दोस्तों, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? तो इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों में बुद्धि का विकास जल्दी से जल्दी हो पाता है तथा आत्मा भी जागृत होती है। अगला है दोस्तों, शिक्षा का अभिप्राय गांधी क्या मानते हैं? तो शिक्षा का अभिप्राय गांधी बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी गुणों को प्रकट करना मानते हैं। अगला है दोस्तों, शिक्षा का ध्येय गांधी क्या मानते हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते हैं, क्योंकि अच्छे चरित्रवान व्यक्ति ही वर्गहीन तथा शोषण मुक्त एक सभ्य समाज की स्थापना कर सकते हैं तथा इसका बागडोर अपने हाथों में संभाल सकते हैं। अगला है, तो यहाँ तक अगर आप देखें तो आपका कहानी समाप्त हो गया। अब कविताओं के बारे में है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कविताओं से कि कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? तो आप लिखेंगे कि कवि प्रभु श्री राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है, क्योंकि इनका कहना है कि राम का नाम लिए बिना जो वाणी बोली जाती है तथा जो भोजन किया जाता है वह विष के समान हो जाता है और बुद्धि नष्ट हो जाती है तथा सारा कार्य असफल हो जाता है। आगे है दोस्तों कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? तो नाम कीर्तन के आगे कवि
विभिन्न कर्मों जैसे पुस्तक का व्याख्यान करना, दंड कमंडल को धारण करना, भस्म का लेप लगाना, धोती पहनना, तीर्थ यात्रा करना इत्यादि कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करते हैं। आगे दोस्तों, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो हरि रस से कवि का अभिप्राय प्रभु हरि का भक्ति करना तथा सांसारिक सर्वस्व सुख को प्राप्त कर लेना है। आगे दोस्तों, कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो आप लिखेंगे कि कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास ऐसे प्राणियों के आत्मा में है जिसके पास काम, क्रोध, आशा, निराशा की भावना नहीं होती। आगे दोस्तों, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो आप जवाब लिखें कि गुरु की कृपा से ईश्वर भक्ति, सांसारिक मोह माया के जाल को पार कर अपने जीवन को सफल बनाने की युक्ति की पहचान हो पाती है। आगे है दोस्तों कि कवि ने माल मालिन किन्हें और क्यों कहा है? तो आप का ये जवाब होगा कि कवि ने माली भगवान श्री कृष्ण को और मालिन उनकी प्रेमिका श्री राधिका को कहा गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही इनकी प्रेमिका से मिलकर इस संसार में एक दूसरे प्राणी के बीच प्रेम वाटिका को विकसित किए हैं। आगे दोस्तों, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो कृष्ण को चोर कहा गया है क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों के मन को शीघ्र चुरा लेते हैं। कवि का अभिप्राय यह है कि मनुष्य जब भी श्री कृष्ण की भक्ति की ओर मुखारित होता है उनका मन श्री कृष्ण की ओर स्वयं खींचा चला जाता है, इसलिए इन्हें चित्त चोर कहा गया है। अगला है दोस्तों, कवि प्रेम के मार्ग को अति सुधो क्यों कहते हैं? मतलब अति सरल क्यों कहते हैं? इस मार्ग की विशेषता क्या है? तो कवि प्रेम के मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि इस मार्ग पर चलना बहुत आसान है। इसमें बिना कुछ खर्च किए हुए सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और इस मार्ग की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अभिमान, शंका, झिझक, कपट, छल की भावना नहीं होती। अगला है दोस्तों, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है और क्यों? तो कवि अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहता है क्योंकि उनका सोचना था कि सुजान ही उनकी प्रेम स्वरूपी पीड़ा के रूप में बहने वाली आंसुओं के दर्द को समझ सकती है। आगे दोस्तों, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। तो परहित के लिए देह बादल धारण करता है क्योंकि जब प्राणी प्यास तथा गर्मी से व्याकुल हो जाता है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, तब बादल अपना शरीर धारण कर अपने अमृत जैसे जल को पृथ्वी को प्रदान कर सबको एक नया जीवन देता है। आगे दोस्तों, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं से कवि का अभिप्राय क्या है? तो कवि कहते हैं कि मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं से कवि घनानंद जी का यही अभिप्राय है कि घनानंद अपनी प्रेमिका से यह पूछते हैं कि तुम कौन सी पाठ पढ़ी हो जिसमें दूसरों के प्रेम की भावना को माप लेती हो लेकिन अपनी प्रेम स्वरूपी भावना को मापने नहीं देती हो। जिस प्रकार मन यानी 40 किलो और छटाक कनमा मापता उसी प्रकार प्रेम भावना मापता है। आगे दोस्तों, स्वदेशी कविता में शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, स्वदेशी कविता, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, कहे शीर्षक की सार्थकता यह है कि स्वदेशी लोगों को स्वदेशी वस्तुओं से नफरत हो गई है जिसके कारण देश के नाम सुनकर लोग लज्जा अनुभव होता है। चारों तरफ विदेशी वस्तुएं भरी हुई है और अपने देश की संस्कृति सभ्यता तक लोग भूल जाते हैं। आगे दोस्तों, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? तो आप लिखेंगे कि कवि को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि भारत में रहने वाले लोगों का संस्कृति सभ्यता, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब विदेशियों की तरह हो चुका है। यहाँ तक कि भारतीय लोगों को देखकर यह नहीं पहचाना जा सकता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान और कौन अंग्रेज।
आगे दोस्तों, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? तो नेताओं के बारे में कवि की यही राय है कि हमारे देश में ऐसे नेताओं का शासन है जो न तो अपने देश की संस्कृति सभ्यता को जानते हैं और न ही मातृभाषा को जानते हैं, यहाँ तक कि ढीली ढाली धोती को भी संभाल नहीं पाते, तो हमारे इतने बड़े देश को कैसे संभालेंगे? अगला है दोस्तों, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? तो कवि ने डफाली उन 4 वर्णों के लोगों को कहा है जिनमें आज भी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दासवृत्ति की इच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग आज भी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए गुलामी करके जीने जानते हैं, लेकिन फिर भी यही झूठी प्रशंसा करते हैं कि हम स्वतंत्र भारतीय हैं। अगला है दोस्तों, भारत माता अपने ही घर में परवासनी क्यों बनी हुई है? तो भारत माता अपने ही घर में गुलामी के जंजीरों से बंधे होने के कारण प्रवासनी बनी हुई है, क्योंकि गुलामी के कारण विषाद में, गरीबी में चेतनहीन, ध्वनिहीन बनी हुई है, जिनके पलकें बिना गिराए हुए वृक्ष के नीचे की ओर झुकी हुई है। इसलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासनी बनी हुई है। आगे है दोस्तों, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? तो कविता में कवि भारतवासियों का बड़ा दर्दनाक चित्र खींचते हैं। इनका कहना है कि भारत माता के 30 करोड़ ऐसे संतान हैं जिनके तन का ढकने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन और अपनी रक्षा करने के लिए हथियार तक नसीब नहीं है। गरीबी और अशिक्षा के कारण इनका शोषण किया जाता है। आगे दोस्तों, कि भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? तो भारत माता के सोने जैसी प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण हरे भरे फसल को पैरों तले रौंदा जा रहा है, लेकिन भारत माता धरती की तरह सहनशील होने के कारण अपनी मुस्कान भरी कंपित होठों पर ली गई हुई मौन के है। इसी कारण भारत माता हास भी, उनका हंसना भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है। आगे दोस्तों, कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूर्ख क्यों कहते हैं? जिस प्रकार बाष्प से ढक जाने के बाद बादल प्रकाशमय आकाश अंधकारमय बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार से भारत माता के भावों पर चिंताएं होने के कारण गीता प्रकाशनी अर्थात ज्ञानी होकर अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई है, अर्थात ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। आगे दोस्तों, कि कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? तो उत्तर होगा दोस्तों कि भारत माता अपने संतानों को अपने स्तन से अहिंसा का दूध पिला दी है, जिसके कारण उनके मन से डर हट गया है, सबको नया जीवन प्राप्त हुआ तथा धरती फिर से हरी भरी हो गई है। इसीलिए भारत माता का आज तप संयम सफल हो गया है। आगे दोस्तों, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। तो कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद स्वतंत्रता की ध्वनि है, जो कई हजार वर्षों से इनके अर्थात भारतीय जनता के मन में दबी हुई थी, अब आग की चिंगारी की तरह जाग चुकी है। ठीक है दोस्तों, आगे है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वो कहाँ मिलेंगे? तो कवि की दृष्टि में आज के देवता ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने वाले लोग हैं। ऐसे देवता न तो मंदिरों में न मस्जिदों में मिलेंगे, बल्कि खेतों और खलिहानों में काम करते हुए तथा सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए मिलेंगे। आगे है दोस्तों, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी में कवि का आशय क्या है? तो ये कहते हैं कि आप लिखेंगे कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय यह है कि जब परमाणु बम पटका गया तब उससे कुछ क्षण के लिए इतनी तेज आग की ज्वाला निकली, जिससे देखने पर ऐसा लगा कि जैसे मानो दोपहर का समय हो।
आगे दोस्तों कि मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है, तो मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा नगर में पड़ी हुई है, क्योंकि हिरोशिमा नगर के चौक पर सर्वप्रथम परमाणु बम पटका गया था जो मनुष्य को जलाकर राख कर दिया। आगे दोस्तों हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, तो हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में वहां के झुलसे हुए पत्थर, उजड़ी हुई पक्की सड़कें तथा इसके जहरीले गैसों का प्रभाव है। आगे कहते हैं दोस्तों, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है क्योंकि वृक्ष की पुरानी तथा मटमैला छाल, चौकीदार की खाकी वर्दी, सूखी हुई डाल चौकीदार का राइफल और ऊपर लगे हुए फूल पत्ती चौकीदार की पगड़ी की तरह लगता है तथा चौकीदार की तरह वृक्ष भी घर के दरवाजे पर तैनात रहता था। आगे दोस्तों, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है, तो वृक्ष और कवि में यही संवाद होता है कि कवि जब अपने दफ्तर से घर वापस लौटते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वृक्ष उनसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तो कवि उनके सवालों का प्रेम से जवाब देते हैं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आगे दोस्तों, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का यही आशय है कि जिस प्रकार से मक्खी अपने जीवन क्रम में के पूरा होते ही अपने जैसे कई संतानों को जन्म देती है जिनमें कुछ दुर्घटनाओं तथा दंगे में मर जाते हैं और कुछ जीवित रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन क्रम में कई इच्छाओं को उत्पन्न करती है जिसमें कुछ इच्छाएं पूरी होती है और कुछ आर्थिक समस्याओं के कारण मन में ही दबकर रह जाते हैं। अगला है दोस्तों 91 प्रश्न, खालिसी बेचैनी किसकी है और बेचैनी का क्या अभिप्राय है, तो खालिसी बेचैनी खरगोश की है और बेचैनी का अभिप्राय चंचलता जो बिना चैन के लिए हुए लगातार कामों में लगी रहती है। आगे कि बेटे के अरा क्या है और क्यों है, तो बेटे के आरा जो अंगा अक्षर है एक कठिन तथा विचित्र अक्षर है क्योंकि आरा का जो ड है को समझता हुआ माँ है और बगल के बिंदु के माँ के गोद में बैठा बेटा मानता है। आगे बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं, तो बेटे के आंसू अपनी विफलता पर आते हैं क्योंकि माँ बेटे काफ़ी कोशिश करने के बाद भी बेटा इस संसार के विकास के प्रथम अक्षर को सीखने में असफल हो जाता है। आगे कि कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है, तो कवि उस बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है जिस बंगाल में चारों तरफ अनेक पवित्र नदियां बहती है, अपने जल से वहां की भूमि को सींचकर चारों तरफ हरियाली फैलाती है, चारों तरफ काफ़ी हरे भरे धान के फसलें होती है, उसी बंगाल में लौटकर कवि आना चाहते हैं। आगे दोस्तों, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि कवि अपने को जलपात्र और मदिरा कहता है क्योंकि जिस प्रकार से जलपात्र में जल सुरक्षित रहता और उसके टूटते ही बिखर जाता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी अपने भक्तों के हृदय में सुरक्षित है तथा मरते ही हृदय से बिखर जाएंगे। और जिस प्रकार से लोग मदिरा में मदमस्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति में अपने को निर्गुण तथा सच्ची भक्ति भावना में सुखों में मदमस्त हो जाते हैं। आगे शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों, तो आप उत्तर लिखेंगे शानदार लवादा ईश्वर का गिर जाएगा क्योंकि भक्त के रहने पर ही ईश्वर का अस्तित्व है और जब भक्ति ही नहीं रहेगा तो ईश्वर का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका था कविताओं का। अब आप आगे दोस्तों, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो आप लिखेंगे कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ स्वतंत्रता को लेकर विवाद हुआ था क्योंकि जब मगम्मा की बहू अपने बेटे को पीट रही थी तभी मगम्मा अपने पोते से अधिक प्रेम करने के कारण बहू द्वारा पोते की पिटाई का दर्द सहन नहीं कर पाई और अपनी बहू को भला बुरा कहने लगी।
आगे है दोस्तों, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा मगम्मा के ही गांव का रहने वाला एक बहुत बड़ा जुआरी और शराबी व्यक्ति था। वह मगम्मा को अकेले देखकर उसका सारा जमा किया हुआ धन लेना चाहता था। आगे दोस्तों, बहू ने अपने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो बहू ने अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को ढाल बनाई, क्योंकि मगम्मा की बहू यह जानती थी कि उसकी अपनी सास अपने पोते से अधिक प्यार करती थी। पोते के प्यार को पाकर वह सारे गुस्से तथा झगड़े को भूल जाती थी। आगे दोस्तों, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का वर्णन करें। तो लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी जो अपने परिवार के साथ उड़ीसा में रहती थी। उसकी पारिवारिक परिस्थिति काफ़ी दयनीय थी। उसके पास रहने को टूटी फूटी घर और घर के एक कोने में टूटा फूटा पुराना बक्सा था जिसे फटे पुराने कपड़े और टूटी फूटी बर्तनें रखी हुई थी। उसका पति अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कलकत्ता में काम करता था तथा लक्ष्मी अपने ही गांव के जमींदार तहसीलदार के यहाँ छिटपुट काम किया करती थी। आगे दोस्तों, कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें तो लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी जो उड़ीसा में रहती थी। वह काफ़ी साहसी और धैर्यवान थी। पति के द्वारा भेजे गए पैसे से बच्चों का पालन पोषण न होने के कारण अपने ही गांव के जमींदार और तहसीलदार के यहाँ छिटपुट काम करने लगी तथा प्राप्त पैसे तथा भोजन से बच्चों का पालन पोषण करने लगी। वह हमेशा बाढ़ और सुखाड़ से भयभीत तथा पीड़ित रहती थी। एक बार मूसलाधार बारिश होने के कारण उसका आत्मविश्वास टूटने लगा तथा अपने बच्चों को बचाने का काफ़ी प्रयास की, फिर भी बचा नहीं पाई, जिससे उसका विश्वास टूट जाता है। आगे दोस्तों, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करें। तो माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि वह अपनी बेटी मंगू से अधिक प्रेम करती तथा एक पल भी अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। इतना ही नहीं, वह अस्पताल को गौशाला मानती थी। वह सोचती थी कि जिस प्रकार से लोग गौशाला की साफ सफाई खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक उसी प्रकार से अस्पताल के कर्मचारी गौशाले की तरह ही रोगियों की साफ सफाई खान पान दवा इलाज पर ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में मेरी बेटी और पागल हो जाएगी और इस कारण मंगू का अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। अगला है दोस्तों, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को शब्दों में लिखें। तो कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की सही प्रतिक्रिया हुई कि जब कुसुम का पागलपन में सुधार हो सकती है तो मंगू के पागलपन में सुधार क्यों नहीं हो सकती। सभी के मन में अस्पताल के प्रति जो गलत भावना थी वह दूर हुआ। अंततः मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। आगे दोस्तों, पाप्ती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो पाप्ती बल्ली अम्माल की पुत्री थी जो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से ग्रसित थी। वह शहर अपनी इस मेनिंजाइटिस नामक बीमारी का इलाज करवाने के लिए लाई गई थी। आगे दोस्तों, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर लोगों की नगरीय जीवन को, अर्थव्यवस्था को बतलाने के लिए रखा क्योंकि लेखक नगरीय व्यवस्था से काफ़ी क्षुब्ध अर्थात दुखी हैं। इस शीर्षक की सार्थकता यह है कि वर्तमान परिस्थिति में नगरीय जीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ के सभी कर्मचारी सिर्फ अपने अपने स्वार्थ खाना पूर्ति में लगे रहते हैं। यहाँ किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ पैसों की आवश्यकता होती है। कई घंटों तक लंबी कतार में खड़ी रहनी पड़ती है। यहाँ पर मानवता नाम का कोई वस्तु नहीं है। आगे है दोस्तों, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? तो सीता अपने संतानों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों और अन्यायों के कारण घुटन महसूस करती है। इसके अपने ही संतान अपनी माँ को घर की चारदीवारी में बंद कर रखते हैं, दिन भर नौकरानियों की तरह काम करवाते
था तथा खाने में बचा हुआ जूठा भोजन दिया करता था। अपनी माँ को वह सबसे बड़ा बोझ मानता था। बहुओं भी काफ़ी कड़वी बातें सुनाती थी, इसलिए घुटन महसूस करती थी। अब आपका व्याख्या है दोस्तों, जो कि हम लोग हो सके तो अगले पार्ट में देखेंगे। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।